गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं कुलदीप कुमार शर्मा स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग की 5th क्लास लेके आया हूँ। अपन ने लास्ट क्लास में एरोमेटिसिटी के बारे में पढ़ा था। मतलब लास्ट क्लास में अपन ने अतिसंयुग्मन, संयुग्मन और एरोमेटिसिटी पढ़ी थी। अपन ने ये तीनों टाइप स्ट्रक्चर्स के बारे में डिफाइन करते हैं। बॉन्डिंग के बारे में अपन ने पहले क्लासेस में पढ़ा था। बॉन्डिंग 3 प्रकार की होती है। तो पहले रासायनिक बंध पढ़ा, फिर रासायनिक बंध के प्रकार पढ़े, फिर अपन ने सहसंयोजक बंध की प्रकृति कैसी होती है, उसके आणविक स्ट्रक्चर के अनुसार कक्षक कैसे बनते हैं, कैसे अतिव्यापन होता है, कैसे सिग्मा बंध पाई बंधों का निर्माण होता है, ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी थी। ठीक है। फिर उसके बाद 3rd क्लास में अपन ने पढ़ा था बंध लंबाई और बंध ऊर्जा के बारे में पढ़ा था। उसमें प्रभावित करने कारकों के बारे में पढ़ा था। तो बंधों के बारे में अपनी पूरी स्टडी करने के बाद अपन ने संरचनाओं के बारे में पढ़ने लगे कि संरचना में आखिरकार है क्या। तो अपन ने संयुग्मन देखा था कि किसी भी स्ट्रक्चर में पाई बंध अगर से पाई और सिग्मा बंध अगर अल्टरनेट हो तो वो संयुग्मन दर्शाते हैं। तो उसमें अलग अलग टाइप देखे थे, पाई बंध संयुग्मन तथा पाई बंध पी कक्षक संयुग्मन देखा था। फिर अपन ने अति संयुग्मन देखा था जिसमें सिग्मा बंध अनुनाद में काम आ रहे थे। ठीक है। फिर अपन ने एरोमेटिसिटी देखी थी। एरोमेटिसिटी में अपन ने बात की थी कि वह परमाणु जो वह अणु या यौगिक जो 4n+2 रूल को फॉलो करते हैं, उसमें अपन ने एंथ्रासीन, नेफ्थलीन और बेंजीन के सारे फॉर्मूलेज के एग्जांपल्स देखे थे। आज अपन एग्जांपल बात करते हैं साइक्लोहेप्टीन के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर 3 पाई बंध है और यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। साइक्लोहेप्टीन या साइक्लोहेप्ट ट्राईनियम आयन, ट्राईनियम प्लस चार्ज है। तो यहाँ देखो पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, 1 2 3, 3 पाई बंध है, 3 पाई बंध है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है तो अब पॉजिटिव चार्ज देखो, अगर यहाँ से ये बंध ट्रांसफर होगा तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है, अनुनाद हो रहा है। देखो पहले तो क्या अपन ने बात की थी एरोमेटिसिटी की, जब भी बात करेंगे तो फर्स्ट चीज़ तो अपन को ये याद रखने की स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। ठीक है। कॉन्जुगेशन दिखाता हो, कॉन्जुगेशन या संयुग्मन दिखाता हो। ठीक है। फिर अपन को बात करनी कि ये जो योगात्मक इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता हो। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता हो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता हो। ठीक है। फिर अपन को 4th चीज़ क्या याद रखनी है कि इसमें जो रेजोनेट, अगर यहाँ पे मान लो कि ये कंटिन्यूसली डबल बॉन्ड उपस्थित है तो ये एरोमेटिसिटी शो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें अनुनाद होगा नहीं। अनुनाद के कारण ही कंपाउंड स्टेबल होता है। ठीक है। फिर अब देखो यहाँ पे अब अगर बात करें एरोमेटिसिटी की, स्ट्रक्चर क्या है, प्लेनर है। ठीक है। कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा। ठीक है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करेगा, अनुनाद शो करेगा। जैसे ये इधर गया तो यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ वापस से पॉजिटिव आएगा तो यहाँ से वापस इधर गया तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर क्या बना देंगे। वैसे ही कॉन्जुगेशन में रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाएगा जिससे इसका स्थायित्व बढ़ता रहेगा, या इसलिए ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर भी होगा। आगे बात करते हैं अपन 4n+2 रूल के बारे में। 4n+2 रूल के बारे में बात की जाए तो n बराबर यहाँ कितना है, 1 है। तो 4 एकम 4 + 2 बराबर 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक प्रकृति का होगा। लेकिन अगर अपन बात करें एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो एरोमेटिसिटी को शो नहीं करते हैं, तो ऐसे कंपाउंड कौन कौन से होंगे जो 4n+2 रूल को फॉलो नहीं करते। तो अपन बात करते हैं साइक्लोब्यूटाडाइईन। इसमें देखो पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो 2 पाई बंद है तो पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है। एक भी बेंजीन संरचना नहीं तो n बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो 4 × 0 या चक्रीय संरचना है तो n बराबर 1 मान, n बराबर 1 0 कुछ भी मान के देखो। तो ये 4n+2 रूल को ये n बराबर 1 माना तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, n बराबर 0 माना तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये 4n+2 रूल को फॉलो नहीं करता है तथा यह 4n एक और होता है। देखो 3 टाइप्स के एरोमेटिसिटी शो करते हैं, एंड एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है। 3 तरह की एरोमेटिसिटी होगी जो आप जब भी हायर क्लासेस में आओगे तब आपको पता चलेगा कि एरोमेटिसिटी के 3 टाइप्स है, एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक में अपन बात करेंगे, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है जो कि 4n रूल को
जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या करते हैं, फॉरेन रूल को फॉलो करते हैं। फॉरेन रूल को फॉलो करने वाले कंपाउंड, जैसे अब इसमें बात कीजिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन से 2, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो अन बराबर यहाँ कितना होगा 1, 4 एकम 4, तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन से, तो ये किसको फॉलो कर रहा है, फॉरेन रूल को फॉलो कर रहा है। ऐसे ही अपन बात करें अगले एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो अगर अपन बात लें साइक्लोऑक्ट टेट्राडाइईन के बारे में बात करते हैं। साइक्लोऑक्ट टेट्राडाइईन, तो देखो कंपाउंड में पहले चीज तो अपन जब भी एरोमेटिसिटी के बारे में बात करेंगे तो वही सारे रूल लगाने की, पहले कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, बिल्कुल आपको प्लेनर नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में कॉन्जुगेशन है या नहीं, तो ये पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, तो ये कॉन्जुगेशन में भी है, ठीक है। अब अपन को देखना कि ये 4n+2 रूल को फॉलो करता है क्या, तो 4n+2 रूल को फॉलो करता है क्या, तो ये देखो ये कितने पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 4 पाई बंद है। कितने पाई बंद है, 4 पाई बंद है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो 4n+2 रूल में लगा के देखते हैं, तो n बराबर 1 + 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर 4 × 2 + 2 करीब किया जाए तो ये कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कंपाउंड क्या है, साइक्लोऑक्ट टेट्राडाइईन जो इसको यौगिक है वो एरोमेटिक नहीं है, जबकि एरोमेटिक नहीं है। मैंने एक बात बताई थी, एंटी एरोमेटिक का फॉर्मूला क्या लगाया था अपन ने, फॉरेन रूल, तो अपन इसमें ये एरोमेटिक तो नहीं है। चलो दूसरे टाइप बाकी दो टाइप देखते हैं, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक्स में देखते हैं, तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होंगे, जो फॉरेन रूल को भी फॉलो नहीं करता, जो 4n+2 रूल को भी फॉलो नहीं करता, तो वो तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएंगे। तो यहाँ देखते हैं, अगर ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है तो फॉरेन रूल लगा के चेक करते हैं। फॉरेन रूल लगाया तो n बराबर कितने, यहाँ पे 2 पाई बंद, दो पाई बंदों से ज़्यादा संख्या होगी तो n बराबर कितने हो जाएंगे, 2, n बराबर 2 है तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ऐसे ही आप एलिन्स पढ़ोगे आगे, एलिन्स जो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स के बाद एक जो डिप्लोमेटिक ज्योमेट्री होती है, जैसे एलिन्स का मैं बना के बताता हूँ आपको। एलिन्स में अपन 6 पाई इलेक्ट्रॉनों के बारे में बात करेंगे, मिटा दो इसी में 6 पाई इलेक्ट्रॉनों के बारे में बात करेंगे। एक मोनोसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स होती है जिसमें बहुत सारे पाई बंद होते हैं। मोनोसाइक्लिक मतलब एक ही चक्रीय संरचना जिसके अंतर्गत बहुत सारे पाई बंद 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 नहीं देखते, वापस बनाना पड़ेगा। 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स बनाने, 12 बंद होने चाहिए। एक 2 3 4 5 6 7 8 ही हो रहे इसमें, एक डिप्लोमेटिक स्ट्रक्चर और बनाना पड़ेगा। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, तो इसमें कितने 12 बंद है, 12 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कार्बन परमाणु वाला एक मोनोसाइक्लिक रिंग होता है जिसे अपन एलिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिन्स, ठीक है। तो मोनोसाइक्लिक रिंग, इसमें पाई इलेक्ट्रॉनों की, अब इसको कॉन्जुगेट करते हैं, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा
पाई सिग्मा पाई। तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? तो पहले देखो, फर्स्ट तो स्ट्रक्चर प्लेनर है, इसमें कॉन्जुगेशन है, संयुग्मन है, ठीक है। अब पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन भी है। फिर देखो यहाँ डीलोकलाइजेशन के साथ साथ इसमें पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? 6 पाई बंद है, 6 पाई बंद है। तो पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई? 12 पाई इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही 12 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा तो अपन दिमाग से लगा ही सकते हैं कि ये फॉरेन रूल को फॉलो करेगा, जिसमें n बराबर कितना होगा? जिसमें n बराबर 3 होगा। और ये कंपाउंड क्या होगा? ये कंपाउंड क्या होगा? n बराबर 3, तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और ये कंपाउंड क्या होगा? एंटी एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। तो अपन ने बात की एरोमेटिसिटी के अंदर बात की, तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होगा? जो 4n+2 रूल को फॉलो करता है। जितने भी प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल अपन को ध्यान में रख के करना पड़ेगा, क्योंकि कंपाउंड की प्लेनर स्ट्रक्चर तो होना ही चाहिए। उसके बाद में उसको डीलोकलाइजेशन या कॉन्जुगेशन को देखना होगा कि सिग्मा पाई बंद एकांतरित रूप से संरचना में उपस्थित है या नहीं। अगर संरचना में एकांतरित रूप में उपस्थित नहीं है तो वैसे ही वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखना है कि ये 4n+2 रूल को फॉलो करता है। अगर 4n+2 रूल को फॉलो करेगा तो वैसे ही एरोमेटिक हो जाएगा, और जो 4n+2 रूल को फॉलो नहीं करेगा वो नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक होगा। तो जो 4n रूल को फॉलो करता है, जो 4n रूल को फॉलो करता है वो एंटी एरोमेटिक होगा। जो 4n+2 रूल को मैं लिख लेता हूँ, 4n+2 रूल, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करने वाला एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक होगा। जबकि 4n रूल, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करने वाला क्या होगा? एंटी एरोमेटिक होगा। और भी जो कंपाउंड नॉन प्लेनर तथा नॉन कॉन्जुगेट नॉन कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है, जो डीलोकलाइजेशन को फॉलो नहीं करते हैं, वह नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं, ठीक है। ये होगी एरोमेटिसिटी पूरी कंप्लीट। एरोमेटिकता के बारे में मैंने सारी चीज़ें बता दी आपको। एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगला बात करते हैं अपन हाइड्रोजन बंध के बारे में बात करेंगे। हाइड्रोजन बंध के बारे में बात करने के लिए हाइड्रोजन बंध की डेफिनेशन, हाइड्रोजन बंध होता क्या है, क्यों बनते हैं, इसकी वजह से कंपाउंड में क्या फ़र्क पड़ता है, ये सारी चीज़ें अपन अच्छे से देखेंगे। तो हाइड्रोजन बंध वह है कि अगर किसी अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु उसी अणु या किसी दूसरे अणु के प्रबल विद्युत ऋण परमाणु के साथ आकर्षित होकर जो बंध बनाता है। जैसे कि अगर अपन बात करें ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इसकी बात की जाए, जब एक जल का अणु किसी दूसरे जल के अणु के संपर्क में आएगा तो इस अणु का जो ये हाइड्रोजन परमाणु है दूसरे अणु के प्रबल विद्युत ऋण परमाणु के साथ आकर्षित होकर एक आकर्षण बल द्वारा जो बंध बनाएगा, ये बंध कहलाएगा हाइड्रोजन बंध। क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन बंध। या देखो, एक तो ये तो अलग अलग परमाणु थे, अलग अलग अणु थे, इसके बारे में एक अणु का हाइड्रोजन परमाणु दूसरे अणु का विद्युत ऋण परमाणु के बीच में आकर्षण से बल बंध। लेकिन इसका दूसरा एग्जाम्पल भी है कि किसी अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु उसी अणु में उपस्थित प्रबल विद्युत ऋणी परमाणु के साथ आकर्षण बल द्वारा जुड़ा रहता है, वह बंध हाइड्रोजन बंध कहलाता है। तो अपन ने बात की हाइड्रोजन बंध, दो अलग अलग परमाणु में भी हाइड्रोजन बंध होता है और एक ही परमाणु में उपस्थित हाइड्रोजन बंध भी अपन ने बात कर ली, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, किसी अणु में उपस्थित
किसी अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु, किसी अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु, किसी अणु में उपस्थित, किसी अणु में, अपन हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बात करें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बात करें, किसी अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु उसी अणु के प्रबल विद्युत ऋणी परमाणु जैसे FONCl, ऐसे प्रबल विद्युत ऋणी परमाणु के साथ आकर्षण बल द्वारा जुड़ा रहता है यह बंध हाइड्रोजन बंध कहलाता है। क्या कहलाता है? तो हाइड्रोजन बंध कहलाता है। तो किसी अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु उसी अणु में उपस्थित प्रबल विद्युत ऋण परमाणु के साथ आकर्षण बल द्वारा जुड़ा रहता है, यह बंध हाइड्रोजन बंध कहलाता है। तो आकर्षण बंध क्या हुआ फिर? अब अगर अपन एक बात है कि आकर्षण बल, तो प्रबल विद्युत ऋणी परमाणु की कैपेबिलिटी क्या है कि उसके किसी भी पास वाले परमाणु जो कम विद्युत ऋणी है उससे क्या करेगा, वो अपनी और इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इस इलेक्ट्रॉन खींचने के दौरान दूसरा जो परमाणु है वो क्या हो जाएगा, उसके पास आएगा। जितना ज़्यादा नजदीक आएगा, नजदीक आने से आकर्षण बल द्वारा, आकर्षण के द्वारा उसके बीच में जो हाइड्रोजन और उस प्रबल विद्युत ऋणी परमाणु के बीच में जो बंध बनेगा वो हाइड्रोजन बंध कहलाएगा। तो अपन एक बात एग्जाम्पल देखते हैं इसके। अपने जल का तो देखा ही था, वापस से मैं जल का बना लेता हूं, आप लिख लेना। ठीक है, दूसरा है तो इसका नाम तो हो गया जल के अणु, जल में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध, ठीक है, और ये हो गया अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। तो हाइड्रोजन बंध दो प्रकार के होते हैं। कौन सा? पहला अंतराणुक हाइड्रोजन बंध, दूसरा अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। पहला हाइड्रोजन बंध दो प्रकार के होते हैं। पहला अंतराणुक हाइड्रोजन बंध, दूसरा अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। तो पहले की बात करते हैं। हाइड्रोजन बंध दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोजन बंध दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला अंतराणविक हाइड्रोजन बंध, दूसरा अंतराणुक हाइड्रोजन बंध, ठीक है। तो अपन पहले की बात करते हैं, फर्स्ट को अपन डिस्क्राइब करते हैं, अच्छे से समझते हैं कि अंतराणुक हाइड्रोजन बंध क्या है। अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड या बंध, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बंध, ठीक है। इसके अंदर बात करते हैं कि किसी अणु के हाइड्रोजन परमाणु का किसी अणु के हाइड्रोजन परमाणु का किसी
किसी अणु के हाइड्रोजन परमाणु का अन्य अणु के प्रबल विद्युत ऋणी परमाणु के साथ आकर्षण बल द्वारा बने बंध को अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, किसी अणु के हाइड्रोजन परमाणु का अन्य अणु के प्रबल विद्युत ऋणी परमाणु के साथ, देखो अपन पहला एग्जाम्पल देख चुके हैं अपन, इसका एग्जाम्पल देख चुके हैं जल के परमाणु का, तो देख लेते हैं वापस से जल के साथ इसके 2-3 एग्जाम्पल देखेंगे अपन। ये एक जल का अणु है, इस जल के अणु का प्रबल विद्युत ऋणी परमाणु कौन सा है, ऑक्सीजन है, और दूसरे अणु के हाइड्रोजन परमाणु का, ये क्या करेगा, इसके पास जो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेंगे, इस वाले हाइड्रोजन परमाणु को अपनी ओर खींचेंगे। इस अपनी ओर खींचने के दौरान इस ऑक्सीजन व इस हाइड्रोजन के बीच, या तो इसके या इसके इस हाइड्रोजन के बीच में, ये इसको अपनी ओर खींच रहा है, तो इन दोनों के बीच में एक आकर्षण बल लगा। इस आकर्षण बल द्वारा इनके बीच में क्या एक बॉन्ड फॉर्म हुआ, और ये जो बंध होगा, ये बंध कहलाएगा हाइड्रोजन बंध कहलाएगा। और इस तरीके के बंध को अपन क्या बोलेंगे, अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध। ये जो बंध बना इसे बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, समझ में आया। ये तो अपन ने जल के अणु की बात की। अगर अपन बात करें अमोनिया की बात करते हैं, तो अमोनिया में क्या हो रहा है कि 3 हाइड्रोजन परमाणु एक नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अन्य एमीन अमोनिया परमाणु के हाइड्रोजन परमाणु को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इस आकर्षण से इन दोनों के बीच में क्या होगा, ये नाइट्रोजन विद्युत ऋणी परमाणु है, और जो कि हाइड्रोजन से ज़्यादा प्रबल विद्युत ऋणी, ये नाइट्रोजन से प्रबल विद्युत ऋणी परमाणु है, जो हाइड्रोजन को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। और अट्रैक्शन के दौरान इन दोनों के बीच में एक बंध का निर्माण होगा। वो बंध क्या कहलाएगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन। ये भी इंट्रामोलिकुलर। तो दोनों एग्जांपल लिख लो। फर्स्ट, जल के अणु का आपस में जल के अणु द्वारा निर्मित हाइड्रोजन बंध, और अमोनिया में उपस्थित हाइड्रोजन बंध। अब हाइड्रोजन बंध से होता क्या है, हाइड्रोजन बंध बन गया, लेकिन हाइड्रोजन बंध बनने से इन अणुओं के बीच में स्थायित्व बढ़ता है। क्या होता है, स्टेबिलिटी आती है, और स्टेबिलिटी आएगी तो अणुओं की क्वथनांक और गलनांक में भी वृद्धि होगी, क्योंकि इसको ब्रेक करने के लिए जितनी ज़्यादा स्टेबल होगा कंपाउंड, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, इतना ही ज़्यादा ये आपस में जुड़े रहेंगे, और जितने ज़्यादा स्ट्रांगली होल्ड करके जुड़े रहेंगे तो उन परमाणुओं का गलनांक और क्वथनांक भी ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट टाइप आपको समझ में आया कि अपन ने फर्स्ट टाइप कौन सा पढ़ा, अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध। से लिख लीजिए और देख लीजिए अच्छे से। अब अपन बात करते हैं अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध। अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध सेकंड टाइप देख लेते हैं अपन, अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध। तो पहला दूसरा टाइप है अपने पास अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध की बात कर रहे हैं तो किसी अणु में उपस्थित
किसी अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु उसी अणु में उपस्थित विद्युत ऋणी परमाणु के साथ आकर्षण बल द्वारा जुड़कर उनके मध्य हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है। तो किसी अणु के हाइड्रोजन परमाणु का उसी अणु में उपस्थित प्रबल विद्युत ऋणी परमाणु के साथ आकर्षण बल द्वारा बने बंध को अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध वह बंध जिसके अंतर्गत किसी अणु के हाइड्रोजन परमाणु का और उसी अणु में उपस्थित प्रबल विद्युत ऋणी परमाणु के साथ आकर्षण बल द्वारा बने बंध को क्या कहेंगे? अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध कहेंगे। तो अपन बात करते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। एग्जाम्पल लेते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। किसकी बात करते हैं? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु तथा नाइट्रो परमाणु से उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु, ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ ये हाइड्रोजन परमाणु क्या करेगा? ये हाइड्रोजन परमाणु एक प्रबल विद्युत ऋणी परमाणु के साथ आपस में आकर्षित होकर एक हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर रहे हैं। तो ये जो बंध होगा वो क्या कहलाएगा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध कहलाएगा। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध कहलाएगा। ये हो गया, समझ में आया? तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अपन ने बात की थी नहीं, पिछली बार अपन ने बात की थी कि दूसरा एग्जांपल लिया था ना अपन ने, COOH वाला लिया था। तो और भी देख लेते एग्जांपल। सैलिसिलिक अम्ल का देखा था अपन ने, पिछली बार एग्जांपल देखा था, वही वापस से लिखता हूँ मैं आपके लिए। तो ये हो गया हाइड्रोजन बंध, ये C+O और ये OH। तो ये वापस इसके साथ बंध बना रहा है, तो ये होगा सैलिसिलिक अम्ल। इनके बीच में भी क्या हो रहा है? सेकंड एग्जांपल, इन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु के बीच में क्या हो रहा है? बंध बन रहा है, और ये बंध क्या कहलाएगा? अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध कहलाएगा। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। तो ये क्लोरीन परमाणु के साथ हाइड्रोजन बंध बना रहा है, तो ये हो गया ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। ठीक है, तो समझ में आया कि दो टाइप के हाइड्रोजन बंध है, एक तो अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध है, दूसरा अंतराणुक हाइड्रोजन बंध है। समझ में आया? चलो उसके बाद अपन इसके एग्जांपल्स देखते हैं अब कि हाइड्रोजन बंध के अनुप्रयोग क्या है, मतलब कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसकी वजह से हाइड्रोजन बनता है और यौगिकों में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो लिख लीजिए इसे, अच्छे से देख लीजिए। तो पहला बात करेंगे, पहला अनुप्रयोग हाइड्रोजन बंध के एक्सपेरिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन बंध। एक्सपेरिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बंध के अनुप्रयोग। तो हाइड्रोजन बंध का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देते हैं कि एसिटिक अम्ल का अणुभार कितना होता है। एसिटिक अम्ल का अणुभार
एसिटिक अम्ल का अणुभार कितना होता है? अणुभार निकालना आता होगा शायद, मैं आपको बता देता हूँ अणुभार कैसे निकालते हैं। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH, ठीक है। इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? C2 है, तो कार्बन बराबर 2 इंटू तो कार्बन की संख्या 2 है तो 12 इंटू 2 24। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2, तो 16 इंटू 2 32। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? तो 1 इंटू 4। टोटल कितने हो रहे हैं? 60। तो नॉर्मली एसिटिक अम्ल का अणुभार कितना होना चाहिए? 60, लेकिन हाइड्रोजन बंध के कारण इसका अणुभार होता है 120। हाइड्रोजन बंध के कारण, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, एसिटिक अम्ल का अणुभार कितना होता है? 120 होता है, क्योंकि जैसे ही एसिटिक अम्ल किसी अन्य एसिटिक अम्ल के अणु के साथ आपस में जुड़कर क्या करेगा? अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बनाकर इसका जो बॉन्ड, जो स्टेबल स्ट्रक्चर होगा, जिसमें ये एसिटिक एसिड, ये जो हाइड्रोजन बंध है किसी अन्य एसिटिक अम्ल के ऑक्सीजन परमाणु के साथ जुड़कर एक स्थायी एसिटिक अम्ल के अणु का निर्माण करता है, जिसका अणुभार 120 होता है। तो इसमें लिख सकते हैं कि एसिटिक अम्ल का अणुभार सूत्र के अनुसार, एग्जाम्पल समझ में आया कि एसिटिक अम्ल का अणुभार सूत्र के अनुसार तो 60 होना चाहिए, लेकिन एक स्थायी रूप से इसका अणुभार 120 होता है, क्योंकि इनमें एसिटिक अम्ल के अणुओं के मध्य एक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसकी वजह से एक स्थायी अणुभार 120 दर्शाता है। जब भी अपन इसका अणुभार निकालेंगे, जब भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इसका अणुभार निकालते तो वो कितना आएगा? 120 आएगा। तो देखो कि लिखते हैं इसके बारे में, अपन समझ में आया इसको? तो इसको आप लिख लेते हैं। एसिटिक अम्ल का अणुभार सूत्र के अनुसार एसिटिक अम्ल का अणुभार सूत्र के अनुसार 60 होना चाहिए, जबकि प्रयोगों द्वारा जांचने पर इसका अणुभार 120 पाया गया, क्योंकि एसिटिक अम्ल के अणु आपस में अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध के कारण एक स्थायी यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसका अणुभार 120 होता है। तो समझ में आया कि एसिटिक अम्ल का अणुभार अणुसूत्र के अनुसार तो 60 होना चाहिए, लेकिन जबकि प्रयोगों द्वारा देखा गया कि इसका अणुभार 120 होता है। तो 120 होता है किस कारण से? कि एसिटिक अम्ल के अणु
अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध के कारण इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बंध के कारण जुड़कर एक स्थायी मॉलिक्यूल का या स्थायी यौगिक का निर्माण करते हैं जिसका अणुभार कितना होता है 120 होता है। और ये एकलक इकाई ना होकर ये द्विलक इकाई डाइमर, ये क्या होता है डाइमर स्टेट में होता है। ठीक है, लिख लीजिए इसे। फिर अपन दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। फिर अपन बात करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल है, एक क्वेश्चन आता है कि आपने पहले भी पढ़ा होगा कि H2O द्रव है जबकि H2S गैस है। क्या है? H2O द्रव है। क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं अपन, सेकेंड एक्सपेरिमेंट, कि H2O द्रव अवस्था में होता है, जल जो होता है द्रव अवस्था में होता है, जबकि H2S गैसीय अवस्था में होता है। क्यों? तो फर्स्ट सेकेंड एक्सपेरिमेंट ये है कि H2O द्रव अवस्था में होता है, द्रवीय अवस्था में होता है, जबकि H2S गैसीय अवस्था में होता है। क्यों? क्वेश्चन है कि H2O द्रव अवस्था में है जबकि H2S गैसीय अवस्था में। क्यों? जबकि ऑक्सीजन और सल्फर एक ही वर्ग के अणु एलिमेंट्स है, तो इनकी ये गैसीय द्रवीय अवस्था में है, तो ये गैसीय अवस्था में है। क्यों? तो देखते हैं, अपन बात करते हैं। जब अपन H2O की बात करते हैं तो H2O में हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, जबकि ऑक्सीजन परमाणु क्या है? प्रबल विद्युत ऋणी परमाणु है। क्या है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड होने की वजह से ये पास वाले जल के अणु से हाइड्रोजन परमाणु का पास वाले जल का अणु है, उसका जो हाइड्रोजन परमाणु है उसको क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा। इस आकर्षण से ये अणु इसके पास आएगा, और जैसे जैसे अणु पास आते जाएंगे तो ये गैसीय अवस्था से क्या हो जाएगा? द्रवीय अवस्था में बदल जाएगा। तो इस हाइड्रोजन बंध के कारण ये द्रवीय अवस्था में होता है। इस हाइड्रोजन बंध के कारण ये कौन सी अवस्था में होता है? द्रवीय अवस्था में होता है। जबकि अगर H2S की बात की जाए, ये तो H2O की बात थी कि ऑक्सीजन एक विद्युत ऋणी परमाणु तो हाइड्रोजन परमाणु को अपनी ओर आसानी से अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा और खींच लेगा, जिसकी वजह से अणु पास आएंगे, और पास आने की वजह से इनके बीच में गैप कम होने की वजह से अणु जब पास आएंगे तो ये द्रवीय अवस्था में आ जाएंगे, और जितने ज़्यादा पास आते जाएंगे और ज़्यादा पास आएंगे तो ये ठोस अवस्था में बदल जाएंगे। तो H2O परमाणु क्या हो गया? द्रवीय अवस्था में होता है, जबकि H2S गैस अवस्था में होता है। तो H2S की बात की जाए तो सल्फर एक प्रबल विद्युत ऋणी परमाणु है नहीं, तो ये करेगा हाइड्रोजन परमाणु को अपनी ओर आकर्षित करेगा नहीं, तो अणु क्या होंगे? दूर होंगे। अणु जब दूर होंगे तो वो गैसीय अवस्था में रहेंगे। देखती बात है कि अणु जब दूर होंगे तो उनके बीच में गैप ज़्यादा होगा, और गैप ज़्यादा होगा तो क्या होगा? वो गैसीय अवस्था में रहेंगे। तो लिख सकते हैं अपन इसमें कि H2O द्रव अवस्था में है जबकि H2S गैसीय अवस्था में पाया जाता है। क्योंकि इसका कारण है कि क्योंकि आप लिख सकते हैं क्योंकि H2O या जल के अणुओं में अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिससे अणु पास आते हैं, अणु पास आ जाते हैं, जिससे H2O द्रवीय अवस्था में उपस्थित होता है, द्रवीय अवस्था में होता है। ठीक है, क्या होता है? H2O द्रवीय अवस्था में होता है,
लेकिन अब देखो द्रव्य अवस्था में क्या होगा, आणविक संघूर्णन, एक अणु दूसरे अणु, जैसे बहुत सारे अणु आपस में पास पास आएंगे और अंतराणिक हाइड्रोजन बंधु द्वारा आपस में जुड़े रहेंगे, जिसकी वजह से अणु पास पास होते जाएंगे और द्रव्य अवस्था में आ जाएंगे। लेकिन अब अगर H2S की बात की, जबकि H2S में हाइड्रोजन बंध के अभाव के कारण, हाइड्रोजन बंध के अभाव के कारण यह है परमाणु, यह H2S अणु आणविक संगुणन नहीं कर पाते हैं, जिससे यह गैसीय अवस्था में उपस्थित होता है, गैसीय अवस्था में उपस्थित होता है, गैसीय अवस्था में उपस्थित होता है। तो एग्जाम्पल भी लिख लेता हूँ मैं नीचे, वापस से वही चीज़ H2O के बारे में जल में, तो ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बंध के कारण ये लिक्विड स्टेट में होगा, जबकि H2S में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है, जिससे अणु दूर दूर होते हैं, इसमें भी हाइड्रोजन बंध नहीं है, इसलिए ये गैस स्टेट में है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट बात करेंगे अपनी नेक्स्ट लेक्चर में, अगली बात करेंगे इसके 2-3 एक्सपेरिमेंट, 4-5 एक्सपेरिमेंट और देख के इसको अपन हाइड्रोजन बंध को समाप्त करेंगे। थैंक यू।